नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा अलीगंज रोड पर डुमरी में स्थित हंसराज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक व प्रिंसिपल से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग जो है इस समय हमें समय दे रहे हैं और आप सभी लोग अपना एक बार परिचय बता दीजिए और इस समय हम किस विद्यालय में हैं, उस विद्यालय के बारे में, विद्यालय का पूरा नाम, हमारा विद्यालय कब स्थापित हुआ था उसके बारे में जी स्टार्ट करें। सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है जी और मैं विद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। आप सर? जी मैं पुष्पेंद्र सिंह चौहान। जी आप सभी का हंसराज सिंह पब्लिक स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर। जी आप जी मेरा नाम रवि प्रताप, मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ विद्यालय में। हमारा विद्यालय का पूरा नाम हंसराज सिंह पब्लिक स्कूल डुमरी। बहुत अच्छा। हमारा विद्यालय 2016 में स्थापित हुआ। बहुत बढ़िया सर। तब से हम यहाँ कार्यरत हैं। जी आप बताएं सर। Yes, sir. Sir, this is Vishal Singh जी from Jethra. I'm teaching here as a English teacher. प्लीज कैन यू स्पीक इन हिंदी, ओनली हिंदी। मैं यहाँ इंग्लिश अध्यापन का कराता हूँ। जी ओके। व्हाट इज योर गुड नेम सर? My name is विशाल सिंह। इट्स ओके, थैंक यू। सवाल हम स्टार्टिंग करते हैं पहले सर आपसे कि हमारा जो विद्यालय है जी क्या नाम बताया विद्यालय का सर? हंसराज सिंह पब्लिक स्कूल। हंसराज सिंह पब्लिक स्कूल जी। डुमरी एटा। ओके जी। विद्यालय जो आपने ओपन किया, आप आज ऑनर के रूप में, क्या सोच रही है आपकी विद्यालय ओपन करने की? हमारे क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं जी उन सबसे कम तो हमारी पहले तो फीस है जी जो कि किसी भी वर्ग का आदमी, गरीब हो या कैसा भी हो या मतलब उनके स्वभाव का हो, तो वो भी जो है अपने बच्चे को पढ़ाई करा सकते हैं। इस आधार पर मैंने सबसे कम तो फीस रखी है और उतनी फीस लेवल लेके चलता हूँ जैसे कि अपने स्टाफ का पेमेंट हो जाए तो विद्यालय का खर्चा निकल जाए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग जैसा कि आप लोगों को पर्सनली तौर पे पहले भी बता चुका हूँ कि 3 से 4 जिले हम लोग कवर करते हैं जी मैं और मेरी टीम। तो सर्वे के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं, उसी के आधार पे मैं आपसे सवाल करूँगा कि जैसे हमारे विद्यालय में क्या स्ट्रेंथ है अभी प्रेजेंट टाइम में? हमारे यहाँ 450-500 के समथिंग। जी आपसे सवाल, जो आपके यहाँ आपके विद्यालय में 450 प्लस स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। उसमें कई बच्चे आपके यहाँ परफेक्ट होंगे और कई बच्चे आपके यहाँ वीक होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उन बच्चों को आप किस तरीके से परफेक्ट बनाते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं, कैसे परफेक्ट बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया एक बार हमारे सभी दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही प्रश्न है सर आपका। पहले तो ये रूरल एरिया है जी तो हम ये उम्मीद बहुत कम कर सकते हैं कि बच्चे परफेक्ट होंगे। जी बच्चों के अंदर जिज्ञासा है, पढ़ने की रुचि है, लेकिन जी। उनको यहाँ पर सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। बिल्कुल। स्कूल में आने के बाद सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि बच्चों को गाइड करना कि उनको करना क्या है लाइफ में, कैसे करना है, किन विषयों पर विशेष जोर देना। जी दूसरा बात ये है कि जब जैसे कोई कमजोर बच्चा है, आपने बिल्कुल सही कहा, इन बच्चों के बीच में कोई कमजोर है, कोई अच्छा है, जी जब हम उनको पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल तौर पर पढ़ाते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को पेडागोगी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि बच्चों को डील कैसे करना है और बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखाना। जी तो हम खेल के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लासेस हमारे क्लासेस 5th तक चलता है। इसके अलावा हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है एक से, तो ऊपर की क्लासेस जो लगती हैं, अब जैसे क्लास 5th से ऊपर बच्चे जाएंगे तो हल्का सा उनके अंदर हम व्याख्यान विधि का भी प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सर। और जब व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो बच्चों को बोलना भी सिखाते हैं, उनको मौका भी देते हैं क्लास में पढ़ाना कैसे, उनको भी देते हैं। और जो बच्चे कमजोर होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ाया इतिहास के अंदर, या फिर मैथमेटिक्स के अलावा और भी जैसे कोई हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, फ्रांस की क्रांति पढ़ाया या फिर जर्मनी का जो हिटलर का होता है उसके बारे में बताया, तो हम उसको मैप के माध्यम से, जैसे अभी ये ग्लोब रखा हुआ है, तो इस पर हम इंगित करके बताएंगे कि कहाँ पर क्या कौन सा देश है, कैसे वहाँ पर करना है, कहाँ पर कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रिया कहाँ है, जर्मनी कहाँ, फ्रांस कहाँ, और कैसे इस क्रांति की शुरुआत हुई। तो सारा हम प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों को कहानी की तरह याद हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारी पद्धति है। बहुत अच्छा सर।
एक सवाल आपसे सर, क्योंकि आप ऑनर के रूप में हैं तो वो सवाल आपके लिए बैठा है। यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में कितने टीचर्स हैं? टीचर हमारे यहाँ तकरीबन 18-19 के संख्या। 19 या मैं समझ सकता हूँ 18 प्लस टीचर्स हैं। जी। सर्वे के अकॉर्डिंग मेरा सवाल आपसे, जैसा आपने हमें बताया कि 18 प्लस टीचर है, कई विद्यालयों में हमने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं, वैसे तो हमारे देश में टीचर को और शिक्षक को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई गुरु है बच्चे का तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है। तो कहते भी हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा और गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो बट हमारे सर्वे में जो निकल के आया है, मैंने ये देखा है कि कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मेरे को किस तरीके से निभाना है। क्योंकि मैं अगर अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाऊंगा तो जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे देश का भविष्य है और भविष्य देश का तब उज्जवल होगा जब बच्चे संस्कारी होंगे और उनको अच्छी शिक्षा एक अच्छे शिक्षक के माध्यम से दी जाएगी। और कई टीचर्स इसके विपरीत हैं, जो जैसे ऑनर के माध्यम से उनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो उनके माइंड में क्वेश्चन चलता है कि भाई मैंने विद्यालय जाना है और मैंने 8 बजे पहुंचना है, 1 बजे आना है, तो वो सिर्फ उनका जो फोकस होता है वो टाइमिंग की तरफ होता है। और जब पीरियड लगता है तब भी वो टाइमिंग की तरफ देखते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। तो उस तरह के जो टीचर्स आपके यहाँ होते हैं या कभी आपने किसी अदर स्कूल में, उन सब टीचर्स को क्या कहना चाहिए और उस तरह के टीचर्स को आप किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से उन टीचर्स को आप कैच करते हैं? क्या मीटिंग्स उन टीचर्स के लिए होते हैं आपके विद्यालय में? क्या गाइडलाइंस उनको दी जाती है और हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? पहले तो जो है क्या है कि एक जो स्टाफ होता है एक जैसे परिवार की तरह होता है। जी। ठीक है जी। और एक हमारे प्रिंसिपल सर ने जी एक नया रूल्स निकाला है। जी। जो भी विद्यालय के अंदर एंटर होगा जी। वो ऑफिस में सबसे पहले अपना मोबाइल जमा करेगा। बिल्कुल। क्योंकि उसकी मोबाइल की वजह से कोई घरेलू कोई समस्या ना आ जाए। जी। और समस्या अगर आ भी जाती है तो हमारे नंबर जो भी है पर्सनल जी। वो अध्यापक जैसे तो मैं बता देता हूँ तो उनको छुट्टी भी दे दी जाती है। बिल्कुल। वैसे जो है कोई हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। और ग्राउंड पे जब फील्ड में जाता हूँ ग्राउंड पे तो 2 राउंड में सुबह और शाम लगाता हूँ। बाकी के हमें कोई किसी प्रकार की अपने स्टाफ से दिक्कत ही नहीं है। जी बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले विद्यालयों की एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी, आप सभी लोगों को पता है, और मैं भी ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि इस तरह की चीज़ें दोबारा हमारे देश में ना आए, क्योंकि उस त्रासदी से सभी लोगों का नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव विद्यालयों पे पड़ा, बच्चों की शिक्षा पे पड़ा। और जो ऑनर के रूप में विद्यालय को मैनेज कर रहे थे उन्होंने कई सारे क्राइसिस भी फेस किए, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, टीचर्स की सैलरी है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। उस समय को, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं, उस समय को आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया, बच्चों की शिक्षा में कैसे सुधार किया और कैसे चीज़ों को फेस किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसा है कुल मिला के कोरोना काल में बच्चों को जो भी सिखाया गया था, लेकिन उस मतलब नज़रिए से जैसे सिखाने के बाद जब छुट्टी हो गई और लंबी समय तक छुट्टियाँ हुई जी, तो वो चीज़ बच्चों में दोबारा जब विद्यालय लौट के आए वो चीज़ नहीं पाई गई। जी। और जैसे जो भी गार्जियंस थे उन्होंने हमसे बात भी की कि सर आपकी ऐसे ऐसे पिछली फीस रह गई है, तो ये है वो है, मतलब समाज के हिसाब से बहुत कुछ जुगना पड़ता है। जी। तो कोरोना काल एक विद्यालय के लिए नहीं था जी, हमारे पूरे भारत देश के लिए था। जी। तो हमारे तकरीबन 6-7 लाख रुपए की फीस हमारी बकाया थी बच्चों पे, वो मैंने 6-7 लाख बच्चों पे फीस माफ कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। एक सवाल जो आप सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है और जिस समय आप स्टडी कर रहे थे उस समय का ये सवाल है, मैं समझता हूँ उस सवाल का सही आप लोग जवाब देंगे। जैसे कि जब आप लोग स्टडी करते होंगे तो आपने देखा होगा, आप में नहीं तो आपके फ्रेंड सर्कल में एक डर होता है टीचर को लेकर। आप बहुत अच्छे परफेक्ट स्टूडेंट हो,
बट जो डर होता है ना वो आपको वीक कर देता है, आप टीचर से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते। तो सर्वे के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी मेरे सर्वे में निकल के आई, इसीलिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया। और ये चीज़ आपने फील की होगी, किस किस ने फील की है आप लोगों में से बताएं, किस किस के अंदर डर था या आप लोगों के अंदर डर नहीं था तो जो आपके फ्रेंड सर्कल थे उनमें डर रहा होगा, तो ये चीज़ें आपने फील की वहाँ पे? ऐसा होता है सर कि जब हम स्टडी करते हैं तो टीचर का भय तो सबके अंदर होता है कि हम सर से क्वेश्चन पूछेंगे, सर बताएंगे या हमको डांट देंगे। नहीं, उस समय की बात कर रहा हूँ जब आप लोगों ने स्टडी की थी। हमने स्टडी की तो डर था हमारे अंदर। डर था, उसी को लेके अभी लेकिन- क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यही डर क्या है आजकल के बच्चों में भी होता है, जैसा कि हमारे विद्यालय में परफेक्ट बच्चे हैं, तो वो बच्चे परफेक्ट होते हैं बट उनके अंदर डर होता है क्वेश्चन पुटअप ना करने का, सवाल ना पूछने का। और जब आप सवाल नहीं किसी से पूछ पाओगे तो आप परफेक्ट से वीक होते चले जाओगे, है ना। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर डर होता है, उन बच्चों को आप लोग और आपकी टीम किस तरीके से मोटिवेट करती है और किस तरीके से उनके अंदर का डर निकालती है, तो उसके बाद ऐसा होता है सर, जैसे शिक्षा का मतलब होता है व्यक्ति के समाज का सर्वांगीण विकास। जी। शिक्षा का मतलब कोई ये नहीं होता, हमारे सर्वांगीण विकास मतलब। तो सबसे पहले जब हम लोग आते विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कराने से पहले जी तो मैंने बच्चों को ये नहीं समझाया कि मैं आपका शिक्षक हूँ। जी मैं बच्चों के साथ एक दोस्त के भाव से पेश आया जी और दोस्त के साथ डर लगना ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने हमारा सम्मान किया कि मैं शिक्षक हूँ, लेकिन मैंने उन्हें इस नजरिए से नहीं देखा कि मैं उनका शिक्षक हूँ। मैंने उन्हें समझाया, हाँ जहाँ बच्चे गलती करते हो हमने समझाते बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हमने बच्चों को एक दोस्त के नजरिए से देखा, तो जब बच्चे हमें अपना दोस्त समझने लगेंगे, उनके मन में फितूर नहीं भरेगा कि सर हमसे कुछ नहीं कहेंगे, तो वो हमसे अपने मन की जब पढ़ाई में संबंधित समस्या है तो हमसे सारी कह देते हैं। और जब संबंधित समस्या कह देंगे हमसे तो हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे, और सॉल्यूशन बताएंगे तो बच्चे के अंदर कमी नहीं छुपी रहेगी। बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर आपके लिए कंपटीशन का टाइम में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है और आप इस विद्यालय में एक टीचर के रूप में हैं। हमारे विद्यालय में क्या ऐसा यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? Can I speak in English? नो सर, एक्चुअली रूरल एरिया के लोग देखेंगे और उनको समझ नहीं आएगा, तो प्लीज आप हिंदी में। I can say that there are much more understandable people in every place. You cannot count rural areas as a illiterate area. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।